नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट है आज की 25 जुलाई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, एक्सप्लेन पेज पे आज दो बीमारियों के बारे में बताया हुआ है। एक तो मंकी पॉक्स डिजीज़ के बारे में, एक है मारबर्ग वायरस डिजीज़। दो के बारे में समझेंगे। तीसरा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेकर के एक और आर्टिकल है। एक बार फिर से रिविजन टाइप हम देख लेंगे इसको भी, ठीक है। एक एमएसएमई से रिलेटेड मुद्दा है, उसको भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इन मुद्दों को डिटेल में अभी। देखो, मंकी पॉक्स के जो केसेस हैं वो इंडिया में बढ़ रहे हैं। केरला में डिटेक्ट हुआ था, उस केस में तो क्या था कि एक फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री थी। बट अभी दिल्ली में एक इन्फेक्शन का केस और मिला है जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो उस तरीके से हम क्या समझ सकते हैं कि पहला ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन केस हमें मिल चुका है इंडिया का, ठीक है। तो ऐसे में WHO ने तो देखो अपनी तरफ से इस मंकी पॉक्स बीमारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका मतलब कि अलार्मिंग सिचुएशन है, इग्नोर नहीं की जा सकती है। तो सबसे पहली चीज़ तो अगर WHO PHEIC डिक्लेयर कर देता है किसी बीमारी को, तो वो क्या है? देखो, PHEC दैट मीन्स अगर इमरजेंसी कंसर्न डिक्लेयर कर देता है पब्लिक हेल्थ के लिए WHO, तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट या मतलब सिचुएशन बन गई है जहां पर पब्लिक हेल्थ को बहुत ज़्यादा रिस्क है और स्टेट्स को, दैट मीन्स जितने भी कंट्रीज हैं उनको कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बीमारियां एक जगह पर रुकने वाली नहीं है, ये ह्यूमन कॉन्टैक्ट से भी ट्रांसमिट हो रही हैं। तो WHO के द्वारा जो मंकी पॉक्स है, इसको वर्ल्ड वाइड राइज होते हुए केसेस को देखते हुए WHO ने PHEIC डिक्लेयर किया है। फिर बात आती है फर्टिलिटी रेट की। देखो, अभी तक तो मंकी पॉक्स में डेथ्स थोड़ी कम मिली हैं, सिर्फ 5 डेथ्स हुई हैं, जिनमें 3 तो नाइजीरिया में, 2 सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कोंगो वहाँ पे हुआ है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में हुआ है, ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। अब देखो, मंकी पॉक्स जनरली फैलता कहाँ है? ये बीमारी अगर देखा जाए ना तो सबसे पहले डिटेक्ट हुई थी 1970 में। अफ्रीकन कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ठीक है, जिनमें 9 महीने का छोटा बच्चा था, उसमें डिटेक्शन हुआ था। फिर इसमें आप देखो इंटरेक्शन होता है ह्यूमन टू एनिमल, तब जाकर के बीमारी फैलती है। मेजर जो सोर्स है जहाँ से वायरस का ओरिजिन कंसिडर किया जाता है वो कोंगो बेसिन है। अफ्रीका में एक रिवर फ्लो होती है, कोंगो रिवर, राइट, उसके आसपास में। 2022 का जो ये आउटब्रेक हुआ है, उसके पहले 2022 में अभी देखो, पहले यूरोप में हुआ, अब इंडिया में भी केसेस आने लग गए हैं। पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि यहाँ पर अभी आउटब्रेक होने से पहले कहाँ पर हुआ? देखो, सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका कॉमन एक नेटिव प्लेस मानी जाती है मंकी पॉक्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए तो अमेरिका में भी 2003 के टाइम पे मंकी पॉक्स आउटब्रेक हुआ था, लगभग 70 केसेस डिटेक्ट हुए थे, ओके। अब बात ये आती है कि इस बीमारी के बारे में पता कैसे पड़ेगा। देखो, इस बीमारी के बारे में मेन चीज़ें हम जाने तो ये सेल्फ लिमिटिंग वायरल इन्फेक्शन है। इसका मतलब कि बीमारी होने के बाद में एक हद तक बढ़ेगी, फिर रुक करके फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बॉडी हील होने लग जाएगी, ठीक होने लग जाएगी। सिम्टम्स हैं वो 2 से 4 हफ्तों तक बने रहते हैं, मतलब 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक ये सिम्टम्स आपको दिखेंगे। फर्टिलिटी रेंज है वो 0 से 11% रहती है। कई जगहों पर बिल्कुल भी डेथ रेट नहीं आती, तो कई जगहों पर 100 जनों में से 11 जनों की डेथ हो जाती है। सिम्टम्स की बात करें, बुखार, सर दर्द, शरीर का टूटना, बैक में दर्द होना, मतलब बैक पेन हो गया, बहुत ही ज़्यादा थकान रहना, ये लिम्फ नोड्स हैं जहाँ से हमारे स्वेटिंग निकलते, पसीने निकलते हैं, उनमें सूजन आ जाना, जैसे अंडर आर्म्स में है, एल्बो में, इधर रैशेज आने लग जाते हैं 2 से 3 हफ्तों में, लाल लाल धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं और मोटे मोटे फोड़े भी बन जाते हैं, ठीक है, पस बन जाती है उनमें, वो स्मॉल पॉक्स जैसे सिम्टम्स मैच करते हैं इसमें। निमोनिया, कई छोटे बच्चों की जब हो जाती है ये, तो निमोनिया जैसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, एन्सेफेलाइटिस, ब्रेन फीवर का तरीका, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन पे डैमेज हो सकता है। इवन अगर आँख के कॉर्निया तक पहुँच गया तो उससे अंधापन भी हो सकता है छोटे बच्चों में। इस तरीके के सिम्टम्स इसके होते हैं। वैक्सीन की बात की जाए तो देखो, मंकी पॉक्स का कोई वैक्सीन अभी तक बना नहीं है, पर मंकी पॉक्स का जो वायरस है वो बेसिकली ऑर्थोपॉक्स वायरसेस फैमिली से बिलोंग करता है, जिससे स्मॉल पॉक्स बिलोंग करता है। और ये जो ऑर्थोपॉक्स वायरसेस होते हैं ना, ये क्रॉस रिएक्टिव होते हैं। क्रॉस रिएक्टिव का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में अगर स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन अवेलेबल है तो मंकी पॉक्स को भी ट्रीट करने के लिए उसी वैक्सीन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है वो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल बताया जा रहा है। यहाँ पर देखो 85% तक इफेक्टिवनेस मिली है, इफेक्टिव मिला है स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन मंकी पॉक्स के अगेंस्ट में।
ठीक है, तो इसके लिए देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। एक तो ये बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ पर 1980s से पहले स्मॉल पॉक्स को कंटेन करने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा था। तो अब के टाइम पे जो 40 साल की उम्र के जो लोग हैं ना, 30 से 40 की उम्र के, उनको ये वैक्सीन मिला हुआ है। कौन सा? स्मॉल पॉक्स का। तो डेफिनेटली उनको थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल सकती है, पर वही चीज़ है कि 30-40 साल के पीरियड में कहीं ना कहीं डिक्लाइन भी तो कर जाती है ना इम्यूनिटी। ठीक है, वैक्सीन इंड्यूस जो इम्यूनिटी होती है वो डिक्लाइन भी कर जाती है, पर वो देखने वाली बात है कि किसी के इन्फेक्शन हो, फिर वो बताएगा कि हाँ जी कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है। वैसे देखा जाए तो स्मॉल पॉक्स को ट्रीट करने के लिए जो वैक्सीन है उनमें जो मंकी पॉक्स के लिए एप्लीकेबल है उनमें एंटीवायरल एजेंट दिया जाता है। ठीक है, जिसमें एक तो यूएसए की बात करें तो जब 2800 केसेस रिकॉर्ड हुए थे तो उनमें 2 वैक्सीन ज़्यादा अप्लाई किए गए थे। एक का नाम है जाइनियोज यूज़ हुआ और एक है ACAM 2000। ये 2 वैक्सीन यूज़ किए गए थे, जिनमें ये था कि एक तरीके से अटेन्यूएटेड मतलब वीकर ऑर्थोपॉक्स वायरस। इसका मतलब कि स्मॉल पॉक्स को फैलाने वाला वायरस उसका एकदम डेड पोर्शन, ठीक है, बिल्कुल वीक वायरस की फॉर्म को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, जिससे कि बॉडी का इम्यून सिस्टम उस पर रिएक्ट करे। फैलता कैसे है? देखो, ह्यूमन टू एनिमल आता है पहले, सॉरी एनिमल टू ह्यूमन होता है, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने लग जाता है। मेनली जैसे बॉडी फ्लूइड्स है, फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड से कोई कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, बॉडी से कोई लिक्विड रिलीज हो रहा है उससे कोई कांटेक्ट में आ जाए, या फिर जैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जो वाटर ड्रॉपलेट्स हम सीक्रेट करते हैं उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। पर फर्क इतना सा है कि कोविड में तो क्या है कि थोड़ी सी देर भी अगर आमने सामने खड़े हो गए आप इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के सामने तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, बट मंकी पॉक्स में थोड़े लंबे समय तक आपको बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर ये पूछा गया कि इसमें मंकी पॉक्स के लिए ज़्यादा रिस्क किसको रहती है? देखो, मेन तो वो होते हैं जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, उनको रिस्क रहती है। फिर थोड़ा सा ये भी पूछा गया कि भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है क्या ये बीमारी? तो देखो, WHO के हिसाब से तो ये बात अभी तक साबित हुई नहीं है। बाकी एविडेंसेस हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिट हो पाई है ये बीमारी, बट हमें क्या बोलना है WHO के अकॉर्डिंग कि भाई अभी तक सेक्सुअली ट्रांसमिशन के कोई भी सिम्टम्स क्लियर नहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये है यहाँ पर फाइनल डिबेट। यहाँ पर बोल रहे हैं कि WHO ने हिसाब से अनक्लियर है इस पर देखा जाए तो लंदन में यहाँ पे सर्वे हुआ तो पता पड़ा कि सेक्सुअली ट्रांसमिट हुआ है, बट सेक्सुअली ट्रांसमिशन में वहाँ पर बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट की वजह से ज़्यादा ट्रांसमिशन के चांसेस बताए जा रहे हैं। ठीक है, ना कि सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू। पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन अभी तक क्लियर नहीं है, इसका मतलब हम मना करेंगे। ओके, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है मार्बर्ग वायरस डिजीज से रिलेटेड। देखो, घाना में ये केस मिला है, ठीक है, अभी फिलहाल, और उस कंट्री मतलब घाना का ये पहला केस है जहाँ पर मार्बर्ग वायरस डिजीज देखने को मिली है। अभी तक 2 जनों की वहाँ पर डेथ हो गई है। तो थोड़ा सा हम जानते हैं डिजीज़ क्या है। देखो, इबोला वायरस का आउटब्रेक हुआ था, है ना, एग्जैक्टली बोला वैसा ही कुछ सिम्टम्स शो करता है ये भी मार्बर्ग वायरस जो है इसके इन्फेक्शन से भी। ठीक है ना, तो WHO की तरफ से बोला कि वायरस तो डिफरेंट है पर सिम्टम्स सेम से आ रहे हैं दोनों के। ठीक है, कॉज मतलब फैलता किससे है ये मार्बर्ग वायरस? ये देखो, फ्रूट बैट इसका मेन होस्ट बताया गया है। ठीक है, चमगादड़ जो कि फल फ्रूट्स खाते हैं उनमें, ठीक है, फ्रूट बैट की बात यहाँ पर मेन हो रही है, तो बोलो उसमें मेनली रहता है। पर हाँ, एक चीज़ है कि ये मार्बर्ग वायरस है ना, फ्रूट बैट के लिए खुद के लिए बीमारी का कारण नहीं बनता। इसका मतलब उसकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रॉपर है इस वायरस को हैंडल करने की। दूसरी तरफ फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है इसकी, लगभग 24 से 88%। अब आप देख लो मरने के चांसेस कितने ज़्यादा हो जाते हैं इसमें, 24 से 88% बहुत ज़्यादा होता है ये WHO के हिसाब से। और ये फर्टिलिटी रेट एग्जैक्टली उतनी है जितनी इबोला की चल रही थी उस टाइम पे। ठीक है, तो इबोला के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना भाई UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्बर्ग वायरस है, इसका ट्रांसमिशन देखो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड, सीक्रेशन ऑफ अदर बॉडी फ्लूइड, अगेन वही इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से आप कांटेक्ट में आते हो, या तो ब्लड से या कोई बॉडी का फ्लूइड पसीना वसीना जो निकलता है वो आ जाए, इस तरीके से उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। ठीक है, और देखा जाए तो कंटेमिनेटेड सरफेस, मान लो कोई मटेरियल है जैसे बेड है, किसी का बेड यूज़ किया हुआ है और उस पर पहले से मार्बर्ग वायरस से इन्फेक्टेड इंडिविजुअल अगर कोई था तो उसकी बॉडी से डेफिनेटली वहाँ की बेडशीट और ये कनेक्ट हुई है, तो उससे भी बोला क्लोथिंग से, बेडिंग से भी कहीं ना कहीं ये ट्रांसमिशन हो सकता है। सिम्टम्स देखो ऐसे हैं, हेमरेजिक फीवर,
सर फटने वाला दर्द, बुखार आता है, सर फटने वाला, ठीक है। इसके अलावा ब्लड क्लॉट बनना रुक जाते हैं। इसके अलावा 21 दिन के अंदर अंदर इंक्यूबेशन, मतलब ये बीमारी अच्छे से मैच्योर लेवल तक पहुंच जाती है, ओके। इसके अलावा बुखार ज़बरदस्त होता है, सर दर्द तो होगा ही, और थकान रहती है। मलेरिया का, सीवियर मलेरिया का मतलब ज़बरदस्त थकान आती है इसमें, ठीक है, WHO के हिसाब से अगर देखें। इसके अलावा मसल है, बॉडी भी दुखती है, डायरिया हो सकता है, नौजिया हो सकता है, वोमिटिंग, लूज मोशन, ठीक है, लेथार्जी तो डेफिनेटली होगी, थकान जिसको हम बोल रहे हैं। ब्लीडिंग हो सकती है, वोमिट में खून आ सकता है, ठीक है। फीकी दैट मीन्स जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसमें भी खून आ सकता है, तो वॉमिट में भी खून आ सकता है, या दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसे चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। इसमें जो सीवियरली इल पेशेंट्स होते हैं वो जनरली 8 से 9 दिन के अंदर उनकी डेथ, 8 से 9 दिन में उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो इसके लिए कोई वैक्सीन, जवाब है नहीं, अभी तक कोई वैक्सीन है नहीं, ठीक है। बस एक तरीका क्या है, मेडिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है, हाइड्रेटेड रखो पेशेंट को। देखो ये तो मौसम है ही ऐसा, मतलब जब मच्छरों का और इनके बीमारियों का आउटब्रेक होने वाला, ये अभी मानसून सीजन रहता है, क्योंकि इक्वेटोरियल क्लाइमेट है ना वहाँ पर, तो देखो हमारे जो मानसून सीजन में माहौल होता है वैसा थ्रू आउट ईयर मिलता है, टेम्परेचर, रेनफॉल दोनों। तो वहाँ पर अच्छी फैसिलिटी हो गई मच्छरों के और जानवरों के बढ़ने की, और उसी की वजह से वहाँ पर बीमारियाँ भी बहुत होती है। हमारे यहाँ पर भी बीमारियों का आउटब्रेक अगर लोकली देखा जाए तो ज़्यादातर आपको मानसून सीजन में मिलेगा। तो क्या किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहो, बस सबसे बेस्ट है, क्योंकि डॉक्टर के चक्कर काटोगे इससे तो बढ़िया पानी पीते रहो, और फिर बाद में जितनी बार आप यूरिनेट करोगे, पेशाब करने के लिए जाओगे, उतनी बार ही आपकी बॉडी फिल्टर होती चली जाएगी। ये कॉमन चीज़ है, ठीक है। मच्छर काटते रहते हैं, पता नहीं कब काट गए कब नहीं काटे, ठीक है ना, कुछ भी आइडिया नहीं रहता है। तो उस केस में आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करो इस टाइम पे। हाँ बेशक हमें बाथरूम बार बार जाना पड़ेगा, पर जाना पड़ेगा तो पड़ेगा, बचना है, ठीक है। खैर मारबर्ग की बात करते हैं। मालबर्ग है, एक मारबर्ग है, थोड़ा याद रख लेना भाई, स्पेलिंग दोनों जगह पे दो लिखी हुई है। अब मारबर्ग की अगर बात करें तो इसमें अगर देखा जाए डिटेक्शन, एक तो एंटीबॉडी एंटीजन पॉलीमर चेन रिएक्शन, इनके टेस्ट करवा करके किए जा सकते हैं। हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी जनरेट हो रही है उस बीमारी को कंटेन करने के लिए, उस बीमारी को फैलाने के लिए जो एजेंट काम कर रहे हैं एंटीजन से, वो या पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्ट किया जाता है, उससे भी पता पड़ जाता है कि हाँ जी बीमारी है या नहीं। आउटब्रेक की बात करें तो पहला केस तो 1967 में डिटेक्ट हुआ था, ठीक है। कहाँ पर, जर्मनी में। जर्मनी के एक तो फ्रैंकफर्ट में और एक जगह का नाम है मारबर्ग, इसीलिए इस वायरस का नाम भी मारबर्ग ही पड़ गया था। अच्छा जर्मनी में कैसे हुआ, जब हम बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल इसकी अफ्रीकन कंट्री की, तो बात ऐसी है, जर्मनी और आज के टाइम, उस टाइम पे तो देखो यूगोस्लाविया था 1967 में, तो 1991 के पहले से बाल्कनाइजेशन जब तक नहीं हुआ था यूगोस, तो बेलेग्रेड, ठीक है। तो सर्बिया और जर्मनी में ये केसेस देखने को मिले थे, राइट। क्यों, क्योंकि अफ्रीकन कंट्री है युगांडा, वहां से ग्रीन मंकीज को ले जाया गया था वहां पर, और उसकी वजह से वहां पर इंफेक्शन हुआ। उसके बाद में अगर देखो अंगोला, कोंगो, कीनिया, साउथ अफ्रीका, युगांडा, ये वो कंट्रीज हैं सारे इक्वेटोरियल या फिर मेन अफ्रीकन कंट्रीज हैं, और उसके बाद में अब घाना, इन कंट्रीज में अभी तक डिटेक्शन हो चुका है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो अभी 2 केसेस देखने को मिले ना जिनकी डेथ हुई है घाना में, एक की उम्र 24 साल, एक की 56 साल, बोलो दोनों अलग अलग एरिया में लोकेटेड है, उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसका मतलब उनका सीधा नेचर से ही लिंक था, ठीक है। एक जगह है जिसका नाम है, एक एरिया है घाना में जिसका नाम है अशांति रीजन, वहां पर ही ये दोनों केस डिटेक्ट हुए हैं। तो ये हो गया मालबर्ग या फिर मारबर्ग वायरस, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है मेकिंग यूज ऑफ फॉरेक्स। देखो फॉरेन एक्सचेंज की अगर बात करें ना तो वर्ल्ड के टॉप 12 कंट्रीज का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का स्टेटस देख लो। एक तो आप देखोगे इधर करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट का हाल क्या है, और एक देखोगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। चाइना का देखो 3.4 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस में जाता है, चाइना एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है। जापान 1405, 1452 करंट अकाउंट में सरप्लस है, प्लस में रहा है जापान भी, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। स्विट्जरलैंड का देख सकते हो, एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं है पर फिर भी अच्छा खासा फॉरेक्स मेंटेन है। यूएस और इंडिया दोनों 716 बिलियन डॉलर्स और 638.48 बिलियन डॉलर्स। यूएसए करंट अकाउंट डेफिसिट में चलता, बहुत कुछ इंपोर्ट करता है यूएस, ठीक है। और इंडिया की बात करो तो हम भी इंपोर्ट तो करते हैं, गुड्स में तो नेगेटिव में ही चलते हैं हमेशा। फिर आ जाओ आगे, रशिया की देख लो इनकी, और एक देख लो ब्राज़ील। यहाँ पर ब्राज़ील का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, 362 बिलियन डॉलर्स का,
जबकि घाटे में कितना चल रहा है ये करंट अकाउंट में 612 बिलियन डॉलर्स। तो कुल मिला के ये 3 ऐसे कंट्रीज हैं जिनका घाटा है और उनके पास में फॉरेक्स भी है। पर ब्राज़ील तो बहुत ही उल्टी सिचुएशन में है, करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा है और फॉरेक्स भी कम है। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, हम इसको एनालाइज करेंगे। अब आ जाइए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें। इंडिया में क्या हाल रहा है जब से हमने एलपीजी पॉलिसी इंप्लीमेंट की है 1991 से। ठीक है, तो ये 8-8 साल के 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पिछले 32 सालों को। ओके, 8 साल ये, 8 ये, 8 ये, 8 ये। तो ट्रेड बैलेंस की अगर बात करें तो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्सपोर्ट क्या रहा, इंपोर्ट क्या रहा, वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम माइनस में चल रहे हैं भाई। माइनस में क्यों है, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो माइनस हो गया। इनविजिबल जो आइटम, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात कर लो, सॉफ्टवेयर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं या जो टूरिस्ट घूमने आते हैं, वो सारा इनविजिबल में आ जाएगा इनकम में। तो नेट इनविजिबल्स की बात करें कि बाहर हम सर्विसेज के लिए कितना पे करते हैं, कितनी सर्विसेज बेच करके हम पैसा कमाते हैं, उसका नेट निकालो, 967 आ गया। सो ओवरऑल आप देखो कि ट्रेड बैलेंस और नेट विजिबल्स, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस कितना चल रहा है, 208.907। इसका मतलब क्या हो गया कि करंट अकाउंट डेफिसिट में हम चल रहे हैं। माइनस का मतलब, इसका मतलब कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं गुड्स का एक्सपोर्ट और सर्विसेज का एक्सपोर्ट कंपैरेटिवली कम है। ये चीज़ क्लियर। अब आ जाओ कैपिटल की बात करें। देखो, करंट अकाउंट को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो आप अपने एक्सपोर्ट को कम कर, एक्सपोर्ट को राइज कर दो, या आप इंपोर्ट को कम कर दो, या फिर कैपिटल को अट्रैक्ट करो जिससे कि आपके देश में फॉरेन एक्सचेंज आए, जिससे कि आप मैनेज कर सको सिस्टम को। ठीक है, एक तरफ कैपिटल अकाउंट है, एक तरफ करंट अकाउंट है। तो करंट अकाउंट में तो आप क्या जा रहे हो, माइनस में, तो कैपिटल अकाउंट में आपको क्या होना पड़ेगा, सरप्लस में। इसका मतलब आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करो। तो कैपिटल फ्लो की बात करो तो अभी कितना चल रहा है, 54.290। ओवरऑल नेट निकाल लो, ओवरऑल बैलेंस कितना आ रहा है, 335.383। अब इसमें आप वैल्यू इफेक्ट को और एडजस्ट कर दो। क्यों, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में आपको पता है ना कि फॉरेन एक्सचेंज चाहे कितना भी हो हमारे पास में, वो तो रिड्यूस हुआ है। हमें पता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिड्यूस हुआ है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। पर एक फैक्टर ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि हम डॉलर्स में वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, और डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उस केस में हमारे जो करेंसी है, हमारे पास में जो अमाउंट पड़ा है डॉलर का, वो कहीं ना कहीं वैल्यू चेंज करेगा कि नहीं। उस वैल्यू एडजस्टमेंट को आप एडजस्ट कर दो, वैल्यू इफेक्ट को एडजस्ट कर दो। ओवरऑल आपके पिछले 8 सालों में 2014-15 से लेकर 2021-22 में कितना रिजर्व राइज हुआ है फॉरेन एक्सचेंज में, 303.086। इसका मतलब हमें कौन बचाता है, हमें बर्बाद होने से बचाने वाले 2 पार्ट्स हो गए। एक तो कैपिटल फ्लो, बाहर से आने वाला पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे, चाहे वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी हो, दोनों मिलके। और एक हमारा इनविजिबल्स, जो हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हैं, टूरिज्म इंडस्ट्रीज हैं, रेमिटेंस से, इनसे मंगाते हैं। ये दोनों मिलकर के हमारी लाज बचाते हैं। कुल मिला के बात ये है। तो ऐसे में हम सरप्लस में चले जाते हैं फिर। ठीक है, सरप्लस का मतलब बैलेंस ऑफ शीट में आप क्या देखते हो, यहां पर आपको दिखेगा कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का दोनों का मैनेज किया, तो हमने 303.086 रिजर्व में राइज देखा। कितना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में राइज देखा। ओके, तो ओवरऑल हमें ये चीज समझ में आ गई। अब देखते हैं आर्टिकल में क्या चीज समझाई जा रही है। बहुत सी चीजें हैं जो रिपीट हो रही हैं, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो, सितंबर 2021 में हमारे पास में कितना रुपया था, कितने मतलब करेंसी था, 642.5 बिलियन, जो कि घट करके कितना हो गया, 572.71 बिलियन। इसका मतलब 70 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ हमें पिछले 10 महीनों में। इसका मेन कारण क्या है, एक तो इंटरेस्ट रेट राइज की जा रही है डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा, दूसरा हमारे यहाँ से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पैसा निकाल करके लेके जा रहे हैं, तो इस वजह से हमें कहीं ना कहीं वैल्यूएशन में नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसके आगे अगर देखें तो ऐसे में जिन भी कंट्रीज़ के पास में सरप्लस है वो क्या करते हैं, वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। इसीलिए तो हम भी तो बोलते हैं ना कि हमें एक्सपोर्ट राइज करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं करते हो, कम करते हो, इंपोर्ट ज़्यादा करते हो, तो आप करंट अकाउंट डेफिसिट में चले जाते हो। तो उसको मैनेज करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, ये कंटेंट हाईलाइट कर दिया, मैं आपको शेयर कर दूंगा ना। चीज़ें वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। इनविजिबल्स का क्या रोल रहता है, कैपिटल अट्रैक्शन का कितना बेनिफिट होता है। अच्छा, यूएसए का हाल आपने देखा ना, फॉरेक्स कितना कम था। ठीक है, और जबकि करंट अकाउंट डेफिसिट कितना ज़्यादा है। यहाँ पर देखो, आप फिर से एक बार नज़र डालते हैं, 1 सेकेंड। यस, यहाँ देखो, फॉरेक्स तो 716 बिलियन डॉलर्स का ही है
करंट अकाउंट डेफिसिट देखो $599 बिलियन का। कैसे काम चल रहा है इसका? क्योंकि डॉलर खुद प्रिंट करता है, ये बर्बाद होने का कोई स्कोप ही नहीं है इनके पास में। इसीलिए तो यूएस अपनी दादागिरी चलाता है ना। जबकि इंडिया में डॉलर्स, ये मतलब जो फॉरेक्स है वो अच्छा है, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा $400 बिलियन के लगभग है। बट वही चीज़ है कि हम खुद करेंसी प्रिंट नहीं करते, दूसरी हमारी करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में इतनी रेलेवेंट नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से यूएस अपनी मनमानी कर लेता है, जबकि ब्राज़ील और इंडिया जैसे कंट्रीज को क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। बस वही चीज़ें देखो बार बार समझाई हुई है। ओवरऑल हम क्यों बात कर रहे हैं, ये क्यों आया है फिर से मुद्दा ये है कि अभी आरबीआई के गवर्नर का इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि देखो बात ऐसी है, बरसात आती है तभी अम्ब्रेला काम में लिया जाता है, अम्ब्रेला तभी खरीदा जाता है। तो बोला हमने फॉरेन एक्सचेंज जो हमने मेंटेन कर रखा है फॉरेक्स, वो इसीलिए तो कर रखा है ना, कल को उन्हें अनफोर्सिन सर्कमस्टांस आए, रुपये अगर लगातार डेप्रिशिएट कर रहा है तो उसको हम मैनेज कर सकें। तो आज टाइम आ चुका है। तो इस केस में हमारे पास में फॉरेक्स में जो पैसा पड़ा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, उसको निकाल करके हम डॉलर की लिक्विडिटी हमारे मार्केट में राइज करेंगे और रुपये की लिक्विडिटी को हम कहीं ना कहीं मैनेज करेंगे। इससे क्या होगा, बोले फॉरेन जो रुपये डेप्रिशिएट कर रहा है उसको हम टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो जो चीज़ें मुझे समझानी थी वो अच्छे से देख ली है। बाकी हाईलाइटेड कंटेंट है, आपको 9 बजे के लगभग ये न्यूज़पेपर मिल जाएगा, देख लेना आप इसको एक बार। नेक्स्ट देखो फ्रंट पेज पे न्यूज़ है कि एमएसएमई बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज लगभग 8.7 लाख करोड़ रुपए पेंडिंग है। इसका मतलब क्या है कि इनके द्वारा माल तो सप्लाई कर दिया जाता है एमएसएमईज के द्वारा, बट इनको रिटर्न में जो पैसा मिलना होता है, टाइम पे जो पेमेंट मिलना होता है, वो नहीं मिल रहा। जिसमें मेन क्राइसिस का सामना कर रहे हैं माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स। क्योंकि अभी आप देखो कोविड की वजह से इन्होंने सप्लाई तो कर दिया माल को, बट जो इन्होंने जिन कंपनियों को, बड़ी कंपनियों को माल सप्लाई किया, वो इनको रिटर्न में पेमेंट दे ही नहीं रहे हैं। तो जितना एमएसएमई सेक्टर का टोटल मार्केट में पेंडिंग चल रहा है ना, उसका 80% पेंडिंग तो केवल और केवल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का है। अब इनकी डेफिनेशन एक बार देख लो। देखो माइक्रो एंटरप्राइजेस तो उनको बोलते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक का हो और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक हो, तो उसको तो माइक्रो आप एंटिटी बोल दोगे। स्मॉल यूनिट्स किसको बोलते हैं, जिनमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए तक हो और उनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो। और मीडियम किसको बोलेंगे, जिनका इन्वेस्टमेंट तो 20 करोड़ रुपए तक हो और टर्नओवर जिनका 100 करोड़ रुपए तक हो। ओवरऑल देखा जाए तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है एमएसएमईज की। इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान में कौन से हैं, माइक्रो एंड स्मॉल, क्योंकि जितना भी लोन मार्केट, जितना भी उधार मार्केट में चल रहा है ना एमएसएमई का, उसका 80% तो इन्हीं का है। तो ऐसे में बोला इन छोटों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये जो एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज होती हैं, इनके द्वारा माल सप्लाई किया जाता है मेजरली पीएसयूज को, पब्लिक सेक्टर टेकिंग जो है, बड़ी कंपनियां जो काम करती हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 500 टॉप कंपनीज को सीधा बोल दिया कि ये जो छोटे आपके सप्लायर्स हैं, इनके पैसे क्लियर करो, नहीं बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसे में आप देखो कि एमएसएमईज को लिक्विडिटी फैसिलिटेट करने के लिए इनके पास में पैसा आएगा, कुछ खर्च करेंगे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि रोजगार देने में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भाई एमएसएमईज का। तो ऐसे में इनके पास में क्रेडिट फैसिलिटी के लिए भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्कीम चलाती रहती है, जैसे कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसमें एमएसएमईज को लोन दिया जा रहा है कम रेट पे। दूसरी चीज़ कि जिन कंपनियों में उधार चल रहा है इन एमएसएमईज को, उन कंपनियों पे दबाव बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई इनको पैसा दो, आप उधार लेकर के बैठे हो माल को, इनको पेमेंट करो, ठीक है। पर उसके बावजूद भी एमएसएमई सेक्टर का जो अभी तक देखा जाए तो टोटल जो पेमेंट डिले हो रहा है उसका अमाउंट आप देखो 10.7 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से 80% तो किसके हैं, केवल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के, ठीक है। तो ऐसे में इनके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के देखें हिसाब से, तो इंडिया में जितनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती है ना, उसका 36.9% तो एमएसएमई में ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। इसके अलावा जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, उस एक्सपोर्ट का 49.5% एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन किसका रहा, एमएसएमई सेक्टर का। तो आप इसको कैसे इग्नोर कर सकते हो भाई, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, ये फाइनेंशियल ईयर 2020 का डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग वाला डेटा, और ये फाइनेंशियल ईयर 2021 का। फाइनेंशियल 2021 का मतलब समझ गए होंगे 2021-22, इसका मतलब हो गया 2020-21। फाइनेंशियल ईयर 2021 का मतलब 2020 और 21, ठीक है।
और ये हो जाएगा 2019-20। तो ये डेटा भी क्या शो कर रहा है, कितनी सिग्निफिकेंट एंटिटी है हमारे लिए एमएसएमईज। इनको हम बिल्कुल भी एक तरीके से बर्बादी की तरफ जाते हुए देखें, ठीक बात नहीं है। बाकी देखो स्पोर्ट्स की एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, नीरज चोपड़ा, ठीक है, जेवलिन थ्रोअर, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता वर्ल्ड एथलेटिक्स में, जो कि यूएसए में ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है। ओके, इसके अलावा इकोनॉमी पेज पे इतना कुछ खास है नहीं कुछ भी, ठीक है। एक बार जीएसटी काउंसिल को रिवाइज कर लेना आप तो, ठीक है। और रिसेंटली जो न्यूज़ आई है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना कि भाई क्या क्या चीज़ें अभी जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड की है, किन किन पे टैक्सेस इंपोज करने की बात की है, एसेंशियल जो भी हम गुड्स कंज्यूम करते हैं या कमोडिटीज़ कंज्यूम करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड पेज पे भी नज़र डालो, इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। यूक्रेन और रशिया अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपेंड किया जाए एक्सपोर्ट को, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। ये न्यूज़ ये है कि चाइना ने देखो लैब मॉड्यूल लॉन्च किए हैं अपने खुद के स्पेस स्टेशन के लिए, ठीक है। तो ये लैब मॉड्यूल का नाम क्या है, वेंटियन, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। ओके, तो और कहाँ से लॉन्च किया गया है, चाइना का एक हेनान आइलैंड है वहाँ से, ठीक है। और चाइना खुद का अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर ही रहा है, ठीक है। लॉन्च करने वाले रॉकेट का नाम लॉन्ग मार्च 5B रिमोट 3 रॉकेट, उससे लॉन्च किया गया है। 8 मिनट का टाइम लगा है। इसमें साइंस एंड बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस में मॉड्यूल तैयार किया गया है, स्पेस स्टेशन के लिए काम करेगा ये, बस मेन चीज़ यही है, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान रखोगे, वेंटियन। ओके, बस इस डिस्कशन में जो भी कंटेंट था वो हमने देख लिया। थैंक यू वेरी मच।